नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इकोनॉमी टुडे में। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 20वीं भारत आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। कच्चा तेल एक बार फिर से $90 की स्तर को पार कर गया है और अमेरिका और चीन अब मोबाइल फोन पर बैन को लेकर के आमने सामने आ चुके हैं। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहेगी हमारी नजर। मैं हूं अजय मिश्र, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइंस पर। इंडोनेशिया के 2 दिनों के अहम दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे जकार्ता। भारत आसियान शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ का मुद्दा उठाया। गैर कानूनी लोन ऐप्स पर आरबीआई गवर्नर ने जताई चिंता। हर महीने 10 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन के लक्ष्य के साथ नए प्रोडक्ट्स को किया लॉन्च। चीन में एप्पल और दूसरे ब्रांडेड विदेशी फोन्स को अधिकारियों के लिए बैन करने की खबरों के बीच एप्पल कंपनी के शेयर 4% तक टूटे। अमेरिका में ह्यूआई फोन पर पहले ही लग चुकी है पाबंदी और डॉलर इंडेक्स पहुंचा 6 महीने के उच्चतम स्तर पर। चीन और जापान के करेंसी मार्केट में अफरा तफरी का दौर। डॉलर के मुकाबले रुपया 11 महीने के निचले स्तर 83.14 पर पहुंचा। ये आज की हमारी टॉप लाइंस। लेकिन सबसे पहले देखें, प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सभी के साझे हित हैं। बड़ा बयान आया है भारत आसियान शिखर सम्मेलन से। आइए सुनते हैं। 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आरेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ संवाददाता, सीधे जकार्ता से। आरेंद्र, बहुत धन्यवाद इकोनॉमी टुडे में वक्त निकालने के लिए। बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि इंडो पैसिफिक फ्री एंड फेयर और ओपन पूरे दुनिया के हित में है। इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखा जा रहा है वहां पर? शुक्रिया अजय, मुझे जोड़ने के लिए यहाँ जकार्ता से। और निश्चित तौर से आपने बहुत सही बात कही है। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम इस लिहाज से बात करते हैं तो ये अपने आप में इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। और फ्री जब हम नेविगेशन की बात करते हैं, सप्लाई चेन के लिहाज से बात करते हैं, तब बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कोविड के बाद से हमने देखा किस प्रकार से दिक्कतें आई, परेशानियां आई हैं और पूरी तरीके से दिक्कत आई खासतौर से सप्लाई चेन को लेकर। उसके बाद में ये इस बात को दुनिया ने महसूस किया है और कि फ्री नेविगेशन हो, व्यवस्थाएं इस प्रकार से हों जहाँ पर दिक्कतें परेशानियाँ ना हो। तो प्रधानमंत्री का ये कहना, एक सप्लाई चेन को जो डिसरप्शन हुआ था उसको एक ट्रस्टेड सप्लाई चेन बनाने को लेकर ऐसी व्यवस्थाएं लागू हों, इसके लिए प्रयास किया जाना बाकी है। इस पूरे इलाके में आधिपत्य ना हो, हर कोई कंट्री अपने तरीके से फ्री होकर फेयर तरीके से सब चीज़ों में आगे बढ़ सके, इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि प्रधानमंत्री ने आसियान इंडिया के इस मंच पे इस बात का जिक्र किया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है क्योंकि आसियान के तमाम 10 देश और भारत साझा राय रखते हैं इस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर कि आखिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैसे फ्री और फेयर नेविगेशन रखा जाए, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई अतिक्रमण वाली सोच ना हो और विश्व का जो पूरा व्यापार इस पूरे इलाके से होकर गुजरता है उसको किसी प्रकार का डिसरप्शन ना होने पाए, ये बहुत ज़रूरी है। और जिस बात को आप और दर्शकों तक पहुंचने की ज़रूरत है वो ये भी कि इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए, कोविड के बाद से वर्ल्ड इकोनॉमी रिकवरी को लेकर बहुत तेज़ गति से प्रयास हो रहे हैं। उस दिशा में भारत और आसियान ने मिलकर भी अपने सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। भारत का पूरे व्यापार के लिहाज से देखा जाए तो आसियान के इस संगठन के साथ में लगभग 11% का व्यापार है, लेकिन इसके बावजूद भी पोटेंशियल बहुत है। भारत आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अब उसकी 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की जो एक प्रगति की एक रास्ते पे आगे बढ़ने की कोशिशें हैं, उसमें इन तमाम ब्लॉक्स का बहुत फायदा मिल सकता है जिसमें आसियान एक बड़ा रोल अदा कर सकता है। जय आर्यन जी, बिना किसी का नाम लिए इशारों में प्रधानमंत्री ने चीन को घेरा, स्पष्ट तौर पर फ्री एंड फेयर इंडो पैसिफिक की बात करते हुए। और पोस्ट कोविड रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की जब बात करते हैं तो स्पष्ट तौर पर जिसका जिक्र आपने किया कि सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है, उसमें भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आसियान पर ही बात करें तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कुछ नए वायदे, कुछ नए संकल्प
इस बातचीत के दौरान हो सकते हैं। जो समिट अभी भारत और आसियान शिखर सम्मेलन खत्म हुआ है, क्या कुछ नई चीजें हम देख सकते हैं? कहा जा रहा है कि जो भारत और आसियान के बीच में व्यापार समझौता है, उसकी समीक्षा का वक्त आ चुका है। बिल्कुल अजय, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। यहाँ पर भारत में आसियान के जो एम्बेसडर हैं उनसे भी मैंने इंटरेक्शन किया था प्रधानमंत्री के आने से पहले, और ये जो सवाल आपने भी रखा, यही सवाल मैंने उनसे रखा था और इस बात को साफ तौर से कहा गया था कि गुड्स को लेकर जिस प्रकार से भारत और आसियान का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें ऐसी बहुत सी कह सकते विसंगतियाँ कहा जा सकती, जिसकी वजह से भारत की ये पक्ष में अभी तक नहीं रहा है। इस लिहाज से भारत लगातार इस बात को रखता रहा है कि इसकी समीक्षा की जाए और आसियान के सभी देश और भारत इस बात पे सहमत हुए हैं कि 2025 तक इस समीक्षा को पूरा किया जाए। निश्चित तौर से जब इस समीक्षा के आधार पर जो हमारे तथ्य तय होंगे और वो भारत के पक्ष में जो ट्रेड इम्बैलेंस है जो कि नहीं होना चाहिए, उसमें भारत को मदद करते नजर आएंगे। तो उस लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण कि गुड्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है कि गुड्स को लेकर जो हमारा व्यापार होता है उसमें हम कैसे आगे बढ़ें, जो कि भारत को भी फ़ायदा देता नजर आए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि हम जानते हैं कि गुड्स और सर्विसेज को लेकर भी काम है, भारत सर्विसेज सेक्टर में बहुत बेहतर कर सकता है। इस लिहाज से जिन सेक्टर्स को लेकर आपने कहा ना कि इन पर बात हो सकती है, मैं यहाँ के तमाम बिजनेस लीडर से बात कर रहा था, जो यहाँ पे अथॉरिटीज़ हैं उनसे मेरी बात हुई है, मुझे ये एक सेंस मिला इस बात को लेकर कि बहुत से ऐसे कोर सेक्टर्स हैं जहां पे बात हो सकती है। भारत एज एन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिहाज से कोशिशें कर रहा है और कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिहाज से काम कर रहा है। तो ऐसे में इंडस्ट्री 4.0 की बात हो, मेक इन इंडिया की बात हो, मेक फॉर वर्ल्ड की बात हो, कैसे टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के माध्यम से हम एक अपने कदम को आगे बढ़ा रहे हैं भारत में, और ये इस पूरे इलाके में मददगार साबित हो सकते हैं। तो मेरा तीसरा और अंतिम सवाल आपसे कि ये आप कुछ कह रहे हैं, मुझे कुछ भारत आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने G20 की अध्यक्षता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि जो हमारा संकल्प है वो आसियान के संकल्पों से एक तरह से साझा विचार रखता है। एक बार फिर से ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी आसियान के मंच पर भी आते हुए दिखाई दिए। बिल्कुल, और वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली का जो एक नारा भारत दे रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, G20 की बात हो, और हम जानते हैं G20 के लिए अब कुछ भी वक्त नहीं बचा है। 8, 9, 10 ये 3 ऐसी तारीखें हैं जब ये होने ही जा रहा है। उससे जस्ट पहले हम लोग आज 7 तारीख को बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से विश्व नेताओं का यहाँ पे होना, उसके बाद दिल्ली पहुँचना, लेकिन लगातार भारत ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज़ बना है। भारत इस बात को हमेशा कहता रहा है कि जो 20वीं सदी की जो विश्व संस्थाएं रही हैं वो आज 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा नहीं कर रही, इसलिए आज की नई संस्थाओं का उदय होना जरूरी है। 20वीं सदी की संस्थाओं के बारे में उसका रिफॉर्म होना जरूरी है, लेकिन अगर ये नहीं होता है तो व्यवस्थाएं अपने आप से बदलती नजर आती हैं, और इसीलिए ग्लोबल साउथ की आवाज को बेहतरी से आगे बढ़ाना, मुखरता के साथ में, समानता के साथ में विकास को आगे लेकर जाना, ये बहुत जरूरी है और ये वक्त की जरूरत है। और इस वक्त की जरूरत को भारत तो वक्त रहते समझ रहा है, और शायद इसीलिए भारत की इस आवाज को ग्लोबल साउथ के तमाम देशों से बहुत समर्थन मिल रहा है, और उस समर्थन का एक मुजाहिरा हम यहाँ पे आसियान समिट के दरमियान इन तमाम देशों के माध्यम से भी देखते नजर आ रहे हैं। अजय, आर्यन, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए, जकार्ता से सीधे इकोनॉमी टुडे में जुड़ने के लिए। स्पष्ट तौर पर ग्लोबल साउथ की एक सशक्त आवाज के रूप में भारत उभर रहा है, और G20 पर अब सबकी निगाहें होंगी। और कहना गलत नहीं होगा कि G20 की शिखर सम्मेलन के उसके पीछे, उसके परछाई में कहीं ना कहीं ये आसियान, जो भारत आसियान समिट है, वो थोड़ा सा फीका जरूर नजर आए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार बाजार का हाल और हमारा आज का फोकस फाइनेंस ट्रैक G20, क्या कुछ मिला है भारत को समर्थन। कहीं मत जाइए, देखते रहिए इकोनॉमी टुडे। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे, और अब वक्त हो चला है बाजारों का हाल जानने का, और देखते हैं कि किस तरह से आज बाजारों की शुरुआत हुई है। थोड़ी सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई। आपको बताएं कि ये संकेत थोड़े से गिफ्ट निफ्टी से मिलने शुरू हो गए थे, जहां पर हमें गिरावट का दौर दिखाई दिया था, और 19,623 का स्तर गिफ्ट निफ्टी का दिखाई दिया। और उसके बाद बाजारों की अगर हम बात करें तो जो शुरुआत हुई सेंसेक्स और निफ्टी की, वहां पर भी हमें गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स की ओपनिंग 68 अंक नीचे स्पष्ट तौर पर दिखाई दी, और आगे जाते हुए अगर हम देखें तो वही हाल कुछ निफ्टी का रहा। और अगर निफ्टी का स्तर इस वक्त हम समझने की कोशिश करें तो 21 अंक नीचे 19,500
90 का स्तर निफ्टी का दिखाई दिया। किन स्टॉक्स में इस वक्त बढ़त दिखाई दे रही है? स्पष्ट तौर पर जो मेटल स्टॉक्स हैं वहां पर तो हमें गिरावट दिखाई दी, लेकिन कहां पर बढ़त दिखाई दे रही है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं अपने ग्राफिक्स के जरिए। टॉप गेनर्स L&T, TCS, SBI, मारुति और भारतीय एयरटेल, ये आपको आधी फीसदी तक की बढ़त आज की शुरुआती कारोबार में दिखाई दे रही है, लेकिन सेंसेक्स में जो गिरावट है वो घराती जा रही है। 200 अंकों की गिरावट इस वक्त सेंसेक्स और करीब 59 अंकों की गिरावट निफ्टी में, जहां पर इस वक्त मार्केट एक्शन दिख रहा है। बैंक और IT स्टॉक्स वहां पर थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। टॉप लूजर्स की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। टॉप लूजर्स पर अगर हम ध्यान दें तो उसमें पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स और विप्रो स्पष्ट तौर पर बीच नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से ग्लोबल मार्केट्स ने कारोबार किया उस पर भी आपको एक थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। जो अमेरिकी बाजार है उनकी थोड़ी सी छाया जो है वो आज एशियाई बाजारों पर भी दिखाई दी, मिक्स ट्रेंड देखने को मिला। लेकिन भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि किस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बिहेव कर रहे हैं। डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक आपकी स्क्रीन पर। डाउ जोन्स में 20 अंकों की गिरावट, S&P 500 में 31 अंक, नैस्डैक में 148 अंक। कल की बंदी का ये माहौल, ये यूरोपियन स्टॉक्स का जो प्रदर्शन है वो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त। FTSE, CAC और DAX तीनों ही इंडाइसेस में गिरावट का दौर हमें दिखाई दिया। एशियाई बाजारों की बात करें तो वहां भी गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है, और भारत में भी हमने देखा कि जो शुरुआत में इंडाइसेस हैं वो गिरावट के साथ शुरू हुए, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक हलचलें पॉजिटिव जोन में भी दिखाई दे रही हैं, जहां पर निवेशकों का रुख बना हुआ है। क्रूड ऑयल की बात करें, 99 का स्तर ब्रेंट क्रूड का पहुंच गया है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, लेकिन इस पर नजर रखना जरूरी है क्योंकि इन्फ्लेशन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि क्या इसका असर भारत में दिखाई देगा। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आज का फोकस देख रहे हैं आप इकोनॉमी टुडे। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। इकोनॉमी टुडे में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब वक्त हो चला है आज के फोकस का। आज के फोकस में हम बात करेंगे फाइनेंस ट्रैक की। G20 सम्मेलन में चर्चा के लिए 3 अलग अलग व्यवस्थाएं तय की गई हैं। शेरपा ट्रैक के तहत सभी G20 देशों के शेरपा वैश्विक विकास और निवेश के मुद्दों पर मंथन करते हैं। दूसरा ट्रैक फाइनेंस ट्रैक कहलाता है, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक के सदस्य फंड के प्रबंधन और पैसा कहां से आएगा उन नीतियों के लिए उस पर संवाद करते हैं। तीसरा ट्रैक आप समझ सकते हैं एंगेजमेंट ग्रुप्स के जरिए किसी एक विशेष मुद्दे पर वैश्विक स्तर पर सिफारिशें जो G20 की समिट को भेजी जाती हैं उस पर चर्चा होती है। इस रिपोर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि G20 का फाइनेंस ट्रैक किस तरह से काम करता है और भारत की किन प्राथमिकताओं को वैश्विक समर्थन मिला है। एक दिसंबर 2022 को जब भारत ने G20 की अध्यक्षता अपने हाथों में ली तो उस वक्त परेशानी बहुत बड़ी थी। 100 सालों की सबसे बड़ी कोविड महामारी से दुनिया की अर्थव्यवस्था बाहर निकल ही रही थी कि रूस यूक्रेन संकट ने दुनिया के विकास की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। इसकी छाया बाली डिक्लेरेशन में भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दी, लेकिन उस वक्त भारत ने जबरदस्त लीडरशिप का परिचय देते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को केंद्र में रख करके दुनिया के आर्थिक मोर्चे पर जो परेशानियां थीं उनका हल ढूंढने की शुरुआत की। आइए समझते हैं G20 की अध्यक्षता में फाइनेंस ट्रैक की बैठकों से क्या कुछ निकल करके सामने आया। G20 का फाइनेंस ट्रैक वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों, उनकी डेप्यूटीज और विभिन्न कार्य समूह की बैठकों के माध्यम से वैश्विक व्यापक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करता है। ये ट्रैक दुनिया के विकास और उसके रास्ते में आने वाले जोखिमों पर चर्चा करता है। इसके साथ ही चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय कराधान, स्थिर वित्तीय व्यवस्था जैसी वैश्विक संरचनाओं पर जो आपात स्थितियों में दुनिया के देशों की ओर मदद का हाथ आगे बढ़ा सकें। भारत के G20 फाइनेंस ट्रैक के टीम की अगुवाई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। साथ ही आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ, भारत सरकार में मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन और RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने भी वार्ता पर सहमति बनाने में मुख्य भूमिका निभाई।
8 वर्किंग ग्रुप्स के जरिए भारत ने अपनी प्राथमिकताओं को आपसी चर्चा और समन्वय के माध्यम से देशों को धीरे धीरे एकमत करने का प्रयास किया। 8 वर्किंग ग्रुप्स के अलावा मंत्री स्तर की 3 बैठकों के माध्यम से G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स ने भारत की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक बेंगलुरु में हुई, जिसमें दुनिया के आर्थिक हालात, बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के साथ क्रिप्टो रेगुलेशन के मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत हुई। पहली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनेंस ट्रैक से उन मुद्दों पर चर्चा और आम समाधान खोजने की अपील की जो दुनिया के कमजोर देशों में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के बारे में सोचे। दूसरी बैठक वॉशिंगटन में हुई, जिसमें वैश्विक मुद्दों पर समाधान खोजने की पुरजोर कोशिश की गई। I would urge that your discussions should focus on the most vulnerable citizens of the world. Only by creating an inclusive agenda will the global economic leadership win back the confidence of the world. तीसरी और अंतिम बैठक गांधीनगर में सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिसमें भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदस्य देशों को भारत की प्राथमिकताओं के व्यापक समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। आइए समझते हैं कि फाइनेंस ट्रैक की किन प्राथमिकताओं को G20 सदस्य देशों का समर्थन मिला है। भारत के फाइनेंस ट्रैक की सभी प्राथमिकताओं को G20 देशों का भरपूर समर्थन मिला। वैश्विक स्तर पर महंगाई और बढ़ती ब्याज दरों के खतरों पर व्यापक चर्चा को समर्थन मिला। G20 के सदस्य देशों ने भारत के द्वारा उठाए गए क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन के मुद्दे का व्यापक समर्थन किया। जुलाई तक IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने इस मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट भी जारी कर दी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा दुनिया के समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के भारत के एजेंडे को भी काफी व्यापक समर्थन मिला है। भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों ने रुचि दिखाई, जो भारतीय कंपनियों के लिए बड़ा बाजार है। IMF और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार पर भारत ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई और रिपोर्ट G20 सदस्य देशों को सौंपी जा चुकी है। वित्तीय समावेशन पर बनी ग्लोबल पार्टनरशिप की सह अध्यक्षता भी भारत को ही मिली है। कुछ दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि G20 के चर्चाओं के दौरान भारत ने भू राजनीतिक घटनाओं को आर्थिक मुद्दों पर हावी नहीं होने दिया और भारत को उम्मीद है कि G20 के सभी देश एक साझा डिक्लेरेशन पर जरूर सहमत होंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान फाइनेंस ट्रैक की चर्चा में कई सारे सेमिनार्स, डायलॉग्स और एंगेजमेंट ग्रुप्स के जरिए भारत ने तमाम वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर आम सहमत बनाने की पूरी कोशिश की। भारत की G20 की अध्यक्षता की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि फाइनेंस ट्रैक की हर बैठक में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया ने जमकर सराहना की और शायद उससे भी बड़ी सफलता यह कि भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। शिशिर सिन्हा इस वक्त जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, हिंदू बिजनेस लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर जी, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। शायद फाइनेंस ट्रैक की हर बैठक पर आपकी निगाह रही है और इसलिए हम ये समझना चाहते हैं कि G20 चूंकि आर्थिक मुद्दों का मंच कहा जाता है, भारत की अध्यक्षता में क्या आपको लगता है कि जो प्राथमिकताएं हमने तय की थी उस पर हम बहुत हद तक समर्थन जुटाने में कामयाब हुए? बिल्कुल। अगर आप देखें तो सबसे बड़ी उपलब्धि इस फाइनेंस ट्रैक की रही है वो है क्रिप्टो का रेगुलेशन। देखिए, क्रिप्टो करेंसी आज के समय में वैश्विक स्तर पर एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के चिंताएं भी है, जिसको लेकर के उत्साह भी है। खासतौर पे अगर आप किसी IT कंपनी से पूछें, किसी IT के उससे विशेषज्ञ से पूछें तो उनको लगेगा कि इसमें बहुत संभावनाएं हैं। लेकिन मुद्दा वही था कि ये मुद्रा है या एक निवेश का माध्यम है। इसके रेगुलेशन को लेकर के भारत सरकार का हमेशा से ये पक्ष रहा है कि जब तक वैश्विक स्तर पर एक आवाज में रेगुलेशन की बात नहीं आती है तब तक इसका रेगुलेशन करना संभव नहीं है। अब अगर आप देखें जो 3 बैठकों का आपने जिक्र किया, जो FMCBG जिसको हम लोग कहते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग, और एक आखिरी मीटिंग जो कि माराकास में होगी इस G20 लीडरशिप समिट के बाद, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर के आएगा कि क्रिप्टो के रेगुलेशन का एक टेम्पलेट आपके सामने होगा जिस पर अलग अलग देश अपने तरीके से व्यवस्था बनाएंगे। दूसरा जो कि एक बड़ा मुद्दा है वो है आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये निश्चित तौर पर आज के दिन में जब हम समावेशी विकास की बात करते हैं
जब हम बात करते हैं विकास का फायदा हर किसी तक पहुंचे और वो भी कम से कम लागत पर, वहां पर आपके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी जरूरी है। और आपने जैसे अपने रिपोर्ट में भी बताया कि 2024 से 2026 के बीच में भारत को सह अध्यक्षता सौंपी गई है और इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। सबसे अहम बात यह है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाने के लिए विकसित और विकासशील देश दोनों ही उत्सुकता दिखा रहे हैं, दोनों ही रुचि दिखा रहे हैं और ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तीसरा जो कि एमबीडी का है, जिसको हम लोग माफ कीजिएगा एमडीबी का है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक, जो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जैसे बात करें, वो 21वीं सदी के लिए किस तरह से तैयार है और जो पैसे जुटाने हैं और उन पैसे का सबसे ज्यादा फायदा उनको मिले जिनकी जरूरत है, वो व्यवस्था भी काफी हद तक जिसे कहा जाए कि तैयार हो चुकी है। और ये भारत की पहल थी कि इस सुधार के लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाए और अब उसका जो सेकंड पार्ट है वो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगली बैठक में जो आ जाएगा और फिर विश्व बैंक और आईएमएफ अपने अपने स्तर पर इसे लागू करने की संभावनाएं देखेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं कहूं कि 17 जो प्रस्ताव जिनको स्वीकृति दी गई है और माफ कीजिएगा 10 प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है और 17 को जो है स्वागत किया गया है, इसके जरिए फाइनेंस ट्रैक जो है वो अपनी उपयोगिता साबित करने में कामयाब रहा है। फाइनेंस ट्रैक आप कह रहे हैं अपनी उपयोगिता साबित करने में कामयाब रहा है, लेकिन कुछ जो दूसरे मुद्दे जिन पर समर्थन मिला है शिशिर जी, उसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन भी एक बड़ा मुद्दा है जो ग्लोबल साउथ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि हमें चर्चा को ग्लोबल साउथ को केंद्र में रख करके, जो कमजोर व्यक्ति है पूरी दुनिया का उसको केंद्र में रख करके करना है। ऐसे में फाइनेंस ट्रैक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि पैसा आएगा कहां से। शेरपा ट्रैक जितनी बातें कर रहा है, एंगेजमेंट ग्रुप्स जितनी सिफारिशें कर रहे हैं, क्या वाकई हम संसाधन जुटा पाएंगे उन वैश्विक आर्थिक मुद्दों का ठोस समाधान निकालने के लिए? बिल्कुल, अगर आप ओईसीडी के टैक्स पिलर्स को देखें जो कि आज के समय में सबसे बड़ी चर्चा का विषय है, और वहां पर यह बात कहा जा रहा है कि कंपनियां कहीं भी कारोबार करें और वहां पर अपने मुनाफे का हिस्सा साझा ना करें, तो ये उस देश के लिए एक तरीके से गलत साबित होगा। और ये बात काफी समय से की जा रही है कि कैसे इस 2 पिलर्स को हम लोग लागू कर पाए। G20 में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि लीडरशिप समिट में इसके लिए एक और जो दशा दिशा और इसका रोड मैप जो है वो तैयार होगा। इसके बाद हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि 23 से 24 सितंबर तक ओईसीडी की तरफ से इस पर और जो है एक विस्तृत रिपोर्ट आएगी, जिससे कि जो कंपनियां अलग अलग देशों में कारोबार करती हैं वो अपना मुनाफा किस तरीके से साझा कर सके, उसकी एक व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी, उसके ऊपर पूरा अमल हो पाएगा। एक बात यहां पर आपके दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि हम लोग बार बार ये जो ग्लोबल साउथ टर्म का यूज करते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है कि ग्लोबल साउथ का मतलब उन देशों से है जो काफी गरीब हैं, जो विकास की पायदान पर सबसे नीचे पे हैं। उन देशों के लिए किस तरीके से बाकी दुनिया के देश मदद कर सकते हैं, यहीं पर ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट जो है वो काम करता है। सुशील जी, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चाहे वो G20 की बात करें या G7, आसियान जैसे बहुत सारे मंच हैं जिस पर क्लाइमेट चेंज एक कॉमन, एक साझे मुद्दे के तौर पर पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती की तरह पेश आता है। जाहिर तौर पर इसका असर हमारे ग्रोथ पे भी पड़ेगा और जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इसका असर पड़ेगा। फाइनेंस ट्रैक में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किए हैं और कुछ एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है, अलग अलग देश अलग अपने तरीके से अपनी प्राथमिकताएं तय कर पाएं, ये कितनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है G20 के मंच से भारत की तरफ से इस तरह के प्रपोजल्स जाना? अगर आप गौर करिएगा तो गांधीनगर में जब एफएमसीबीजी की बैठक हुई थी और उसके बाद यह हुआ कि क्लाइमेट फाइनेंस के लिए जो फंडिंग का मुद्दा जो था वो काफी समय से अटका पड़ा था, और उस गांधीनगर की बैठक में एक बात साफ हो गई कि वो फंड रिलीज किया जाएगा और उस फंड का इस्तेमाल जो है वो किस तरीके से पर्यावरण पर जो विकास की वजह से असर पड़ रहा है उस असर को कम किया जा सकेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि विकास बनाम पर्यावरण को लेकर के हमेशा एक विवाद छिड़ा होता है कि हम पर्यावरण को महत्व दें या विकास को महत्व दें। आप जब विकास को महत्व दे रहे हैं और पर्यावरण को दरकिनार कर रहे हैं तो आगे चल करके वही आपके विकास पर भारी पड़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि इस समय में हम सभी लोग एक अलग ही तरह के मौसमी माहौल से गुजर रहे हैं, जहां पर
मौसम के जितने चक्र थे वो पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं। तो हम भले ही 7%, 8%, 6% की विकास दर की बात करें, लेकिन पर्यावरण और प्रदूषण के मामले में अगर समुचित कदम ना उठाएं तो ये 6%, 7% बेमानी हो जाती है। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उन देशों को भुगतना पड़ता है जहां पर विकास की भी गति धीमी है और पर्यावरण का असर भी उनके ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। जी। तो ये एक अहम मंच है जिसके जरिए पर्यावरण के लिए काफी कुछ कहा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फंडिंग का जो पैसा देने की जो बात है वो जैसे जैसे रिलीज होगा वो इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकेंगे। बिल्कुल शिशिर, देखना होगा कि जो विकसित देशों ने वायदा किया था कम से कम जो विकासशील देशों को मदद करने का, जो फंड जारी करने का, वो कहां तक वो वॉक द टॉक कर पाते हैं। अंत में मेरा सवाल आपसे, भारत की ओर से जो फाइनेंसिंग सिटीज ऑफ फ्यूचर टुमारो की बात की गई है, ये किस तरह से नए मॉडल की बात कर रहा है भारत, जिसका फायदा शायद फिर से ग्लोबल साउथ को होगा जब एक हम सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन की बात करते हैं और वो उसको जोड़ते हैं पूरे ग्लोबल डेवलपमेंट या ग्लोबल ग्रोथ के साथ में। बिल्कुल, आपको मैं एक बार फिर गांधीनगर ले जाना चाहूंगा जहां पर वर्ल्ड बैंक की जो नए प्रमुख हैं अजय बांगा साहब, उन्होंने इस बात पर खास तौर पे जोर दिया था कि जब हम नए शहरों के विकास के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि शहरीकरण बढ़ रहा है, एक सत्य है, इसमें कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन शहरीकरण बढ़े और जो शहर है उसकी बुनियादी क्षमता उस शहरीकरण को समर्थन देने के लिए, उस शहरीकरण को सहयोग देने के लिए तैयार ना हो, तो आपको नए शहर या उस शहर के विस्तार के बारे में सोचना होगा। संसाधन की बड़े पैमाने पर जरूरत होगी और हर देश, हर बहुराष्ट्रीय संस्था, हर जो ऐसी वित्तीय संस्था है जिनको अपने संसाधनों का कुछ हिस्सा इसके लिए मुहैया कराना होगा। ये मंच इसके लिए एक रूपरेखा तैयार कर रहा है और एक एजेंडा में एक बड़ा पहलू ये है कि किस तरह से फाइनेंसिंग की व्यवस्था सस्ते ब्याज दर पर, सस्ती कीमत पर उपलब्ध हो सके। शिशिर जी, बहुत धन्यवाद इस एनालिसिस के लिए और अगले 2 दिन हमारी प्रेसिडेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप निगाह बनाए रखिए, हम लगातार आपसे आगे कार्यक्रमों में जुड़ते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इकोनॉमी टुडे में वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद। तो फिलहाल इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन हमारी निगाह बनी हुई है ईस्ट एशिया समिट पर, जहां पर प्रधानमंत्री का संबोधन होना है या फिर शायद हो चुका है। उसके बारे में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे और G20 की भी गतिविधियों पर लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल इकोनॉमी टुडे की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू सर।